हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज के अंतर्गत शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राज्य होता क्या है। तो देखिए, राज्य होने के लिए किसी भी राज्य के पास 4 तत्व होना जरूरी है। कौन कौन से? तो उनके पास भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। भूमि मतलब एक निश्चित भूभाग पे वो लोग रहने चाहिए, उनकी जनसंख्या भी कुछ मात्रा में होनी चाहिए, उसके बाद से उनकी सरकार भी होनी चाहिए और उनके पास संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि उनका किसी भी दूसरे देश के का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अपनी इच्छा से अपना जो है सरकार चला सकें। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यक्तियों का एक समुदाय यानी कि उनकी जनसंख्या है ना, जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार हो। तो यही इसके लिए सही होगा। ठीक है, राज्य के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। अब कैसे? तो देखिए, राज्य होने के लिए 4 चीज़ें जरूरी हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन देखिए, भूमि, जनसंख्या और सरकार तो हमारे राज्यों के पास भी है, जैसे उत्तर प्रदेश है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है क्या कि वो दूसरे देशों के प्रति भी अपना निर्णय ले सकता है, विदेशी मामलों में निर्णय ले सकता है? नहीं ले सकता। तो उत्तर प्रदेश एक तरह से देखा जाए तो राज्य नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर राज्य की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्रांत माना जाता है। ठीक है, और जब हम राज्य की बात करते हैं, यानी कि एक देश की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, तो कंट्री के ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है निर्णय लेने के लिए, उस पर किसी दूसरे देश का नियंत्रण नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा, क्योंकि राज्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संप्रभुता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ये बात तो सही है ना कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात है गलत। क्यों? क्योंकि देखिए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो राष्ट्रमंडल है उसके सभी सदस्य जो होते हैं वो स्वतंत्र और समान होते हैं, और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त इसके लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से केवल एक इसके लिए सही होगा। तो केवल एक इसमें ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कैसे? तो देखिए, जो विधायिका है उसी में से कार्यपालिका बनती है। तो क्या होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, क्योंकि अगर इसी में से बनी हुई है, विधायिका में से ही कार्यपालिका बनी है, तो कार्यपालिका के ऊपर विधायिका नियंत्रण रखेगी कि नहीं रखेगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो देखिए, जब हम संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की बात करते हैं तो वो कौन सी होती है? वो होती है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि देखिए क्या होती है कि विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। ठीक है, तो जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है और ये विधायिका के द्वारा हटाई भी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो देखिए, जो संसदात्मक सरकार है सबसे पहले जो है वो ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूके में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में, तो देखिए भारतीय जो संसदीय प्रणाली है ब्रिटिश संसद से क्यों भिन्न है? क्योंकि भारत में एक लिखित संविधान है। ठीक है, और जब लिखित संविधान है तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, और इसके वजह से क्या होता है कि जो ब्रिटेन है वो एक संप्रभु निकाय है। ठीक है, ब्रिटेन की जो संसद है वो एक संप्रभु निकाय है। तो यहाँ पर जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत में है लेकिन ब्रिटेन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा, क्योंकि इसी तरह से ये न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में ही ये भिन्न है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उससे किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, अब हमने अपनाया था ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, लेकिन हमारा कैसे भिन्न है? देखिए, जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा संप्रभु है,
हमने देखा ना कि जो ब्रिटिश की जो संसद है वो कैसी है, संप्रभु है, क्योंकि वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, वो अपना निर्णय खुद ही लेता है ना। किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। अब क्यों सीमित है? क्योंकि भारत में लिखित संविधान है और संविधान के मामले से, जो लिखित संविधान है उसके मामले वजह से हम यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित पीठ को भेजे जाते हैं। तो ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, भारत में जो है अध्यादेशात्मक सरकार नहीं है। यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? तो यहाँ पे संस्थात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है और ये जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता का इस पर नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो सही है। संसदीय पद्धति की सरकार है, ये भी सही है। संघीय नीति भी है, लेकिन राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि, अब देखिए संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या होता है? तो देखिए इसका लाभ ये होता है कि जो कार्यपालिका है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से बनती है। मान लीजिए ये विधायिका है और विधायिका के अंदर से कार्यपालिका बन रही है, तो ये क्या होगी? कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं? तो देखिए मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। तो ये बात तो सही है ना। देखिए अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो मंत्री हैं बिना संसद के सदस्य बने हुए 6 महीने तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जो है उन्हें मंत्री परिषद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी, है ना, मंत्रिमंडल ग्रहण करना होगा। तो ये हो गया सही। ठीक है, फिर दूसरा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये बात भी सही है। देखिए क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है ना, यानी कि संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। और अगर वो संसद उनके कार्यों को नहीं मानता है तो क्या उसके प्रति जिम्मेदार रहेंगे? क्या नहीं। तो इस तरह से ये भी सही हो गया। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो ये बात सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। और मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री, है ना। तो इस तरह से 1 और 2 इसमें सही है। 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो चलिए देखते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि देखिए जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है। ठीक है, तो ये बात हो गई सही। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो ये बात भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, तो कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, और ये भी विधायिका भी है वो कार्यपालिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो ये दोनों हो गए सही। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। तो क्या विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है क्या? दोनों अलग अलग है क्या? नहीं। तो ये बात हो गई गलत। तो पहला और दूसरा सही था। फिर देखिए राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो क्या ऐसा है क्या? नहीं। जो राष्ट्रपति है वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो इस तरह से उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार की अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो देखिए अब मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार को कौन अंतर्निहित करता है? तो यहाँ पर देखिए ये जो है सरकार के लिए जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो सरकार है उसके प्रति जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है इसमें मंत्रिमंडलीय सरकार में। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ही सही होगा, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल जो है वो लोकतंत्र के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में
समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। देखिए राष्ट्रपति पद्धति में कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, तो राष्ट्रपति में। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षण है। तो चलिए देखते हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो ये बात तो सही है ना कि ये जो है एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि इसका जो मुखिया है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसमें संस्थात्मक स्वरूप की सरकार होती है, ये बात भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो ये बात भी सही है कि जो भारत की जितनी भी सत्ता है, यानी देश की जितनी भी सत्ता है, वो किस में निहित है, जनता में। क्यों, क्योंकि जनता ने ही अपने प्रतिनिधि को चुना है, जिसके माध्यम से वो शासन करते हैं। ठीक है, और वो जनता के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो क्या ऐसा है क्या कि भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है? नहीं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, तो 1, 2, 3 इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, तो ये तो सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो चारों के चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो चलिए देखते हैं, भारत एक संविधान संगत सरकार है। तो भारत जो है एक संविधान संगत सरकार है, ये तो विशेषता है। लोकतांत्रिक सरकार भी इसकी विशेषता है। विधि का शासन, अब विधि का शासन भी जो है भारत में चलता है, लेकिन सत्तावादी सरकार भारत में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही होगा, यानी कि यही इसमें गलत बताया गया था, ये भारतीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है लोकतांत्रिक सरकार है, सत्तावादी सरकार नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार किससे प्राप्त होगा, तो भारत के संविधान से, यानी कि भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब देखिए, भारत में सबसे ऊपर कौन है, तो हमारा संविधान। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये बात तो सही है ना कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, तो ये बात भी सही है। तो क्या देखिए, लोकतांत्रिक देश है और इसका संविधान है, ये कथन आर जो है कारण ए की सही व्याख्या करता है क्या? नहीं। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था नहीं है? तो देखिए, सुशासन की व्यवस्था कौन कौन सी होती है, तो सुशासन की व्यवस्था होती है हिस्सेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियमन, सर्वसम्मति से निर्णय लेना, दक्षता, प्रभावशीलता। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन लाल फीताशाही इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो देखिए, अब कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना ही कल्याणकारी राज्य के जो है विशेषता है। क्यों, क्योंकि देखिए, जो अमीर लोग हैं वो तो खुद ही अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेंगे, लेकिन गरीब लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का काम कौन करेगा, तो उसकी व्यवस्था जो है कल्याणकारी राज्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो देखिए, अब ये जो व्याख्या करता है ये कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो देखिए, भारतीय संविधान का दर्शन क्या है, तो कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, तो ये तो दोनों हैं। ठीक है, फिर राजनीतिक समानता भी इसमें है, लेकिन साम्यवादी राज्य इसमें इसकी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान अध्यात्मक है। अध्यात्मक है या लोकतांत्रिक है? तो लोकतांत्रिक है, तो ये बात हो गई गलत। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, क्योंकि भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो देखिए, इसमें से जो एकल कार्यपालिका है वो अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सही है? तो चलिए देखते हैं, अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है।
तो देखते हैं। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन सी है? तो वो है कार्यकारी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो ये बात तो सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, तो ये बात भी सही है। अब देखिए, ऊपर वर्णित सभी के सभी तथ्य जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? अब देखिए, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। अब देखिए, लोकतंत्र किसको क्रियाशील बनाता है? तो लोकतंत्र जो है वो साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। कैसे? तो इसमें क्या होता है कि जो नागरिक हैं एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं तो कुछ सीखते हैं और इससे अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो देखिए, भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि यहाँ का जो अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुनाव करके जो है चुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र है इसका क्या मतलब है? कि यहाँ पर जो है राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है ना, यहाँ पर जनता के द्वारा चुना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो देखिए, ये किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण से, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी कि कुछ मात्रा में कठोर है और कुछ मात्रा में लचीला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, अब इसमें से अंतर क्या है? तो यहाँ पर न्यायिक समीक्षा जो है वो भारतीय और ब्रिटेन की शासन प्रणाली में अंतर है। कैसे? तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है ना, और लिखित संविधान की वजह से क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन इसका किया जा सकता है। लेकिन जो ब्रिटेन की संसद है वो कैसी है? तो वो एक संप्रभु निकाय है, क्योंकि यहाँ पे लिखित संविधान नहीं है, तो जो वहाँ की सरकार बोलेगी वही जनता को मानना पड़ेगा, इसके लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा।